आलमी मालूमात इस वक्त हर बंदा सोशल मीडिया पे देख रहा है, आलमी मालूमात के हवाले से तो बांग्लादेश वाला जो इशू है ये तो बिल्कुल ही जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है। क्या हो गया, बानी जिन्होंने मुल्क बनाया वो मुल्क से भाग गए? क्योंकि मुल्क उन्होंने गलत बनाया। देखिए, कहीं ना कहीं वो सारे जज्बात मौजूद थे जिनको वक्ती तौर पर एक इंतहा पसंदाना नज़रियों ने, बंदूक ने, तोप ने, गोले ने, तखरीबकारी ने और दहशतगर्दी ने दबा दिया हुआ था। वो निकल नहीं पा रहे थे जज्बात जो है। तो अब वो पूरे तौर पे निकलें और लोग उठें और अब अवामी लीग जो कि नज़र नहीं आ रही। हम अगर देखें तो हसीना वाजिद ने कोई तकरीबन मजमूई तौर पर 20 साल हुकूमत की। ये तीसरा टर्म जो थी उनकी ये मुसलसल 15 साल थी। इससे पहले उन्होंने अपना जनरल इरशाद के बाद की हुकूमत खालिदा ज़िया ने, खालिदा ज़िया के बाद फिर इन्होंने हुकूमत की। तो मतलब ये कोई दो मरतबा में 20 साल का टर्न पूरा कर चुकी हैं। अब इस 20 साल के अरसे में इन्होंने पूरी ये कोशिश की। अभी 15 साल इन्होंने क्यों निकाल लिए? जब ये पहली मरतबा हुकूमत में आई तो इन्होंने भर्तियों का ढांचा सारा बदल दिया, भर्तियों का सारा ढांचा बदल दिया कि सरकारी जॉब्स का ढांचा, सरकारी जॉब्स का पहले बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ ना उस वक्त। तो जब 90s में इन्होंने पावर गेन करना शुरू की तो उस वक्त इन्होंने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन भर्तियां जैसे सर्विसेज में होती हैं, सर्विसेज बोर्ड्स बने हुए थे पुलिस, फौज और एडमिनिस्ट्रेशन में। इन्होंने उसमें मुसलसल जो है मुक्ति बाहिनी के लोग जो ऑलरेडी टेररिस्ट थे उनको, और जो इंडियन ट्रेन लोग थे, फिर इवन हिंदूज को इन्होंने उनके कोटे से ज़्यादा ऑब्लाइज करना शुरू कर दिया। और बाज़ाब्ता तौर पे बाद में कोटा जो है इनका वो तकरीबन हिंदुओं का और आर्मी के जो जिनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, फ्रीडम फाइटर कोटा उसका नाम रख दिया था, उनको 33%, माइनॉरिटीज़ का 10% और शेड्यूल कास्ट में जो कबायली वगैरह जहाँ ज़्यादातर हिंदू हैं तो उन सब का मिला के 50% हो गया था ये। अच्छा, 5% इन्होंने ख़वातीन का कोटा रख दिया था, 1% इन्होंने जो माजूर या स्पेशल लोग थे उनका रख दिया था। तो 56% ये हो गया, 44% था अब मेरिट पे। अब एक तरफ तो बैकलॉग आता चला गया कि जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे, वो जब यूनिवर्सिटियों से निकल रहे थे तो डिग्रियां लेके वो उसमें चने बेच रहे थे, मतलब बेरोजगार हो रहे थे, या मतलब वो उसमें लेसर जॉब कर रहे थे। परसेंटेज इतनी उसने रख दी थी कि वो जॉब्स पूरी कहाँ होती। जी हाँ। अच्छा, अब जैसे मसलन 56% में 12 सालों में इतने लोग अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने जबरन रखा हुआ था कि सिफारिश पे लोग आ जाएंगे। तो पुलिस पर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे और आर्मी पे की फिगर सारे वो आ गए जो मतलब या तो मुक्ति बाहिनी के रिश्तेदार थे जिन्होंने वहाँ पे कत्लेआम किया था 1970 से 71 तक, इन्हीं लोगों पैदावार थे। हाँ, उन्हीं लोगों के वो अजीज रिश्तेदार अकाबरीन थे जो वेल ट्रेंड भी थे। और ये वो पहले तो उन्होंने फौज के लिए रखा, फिर फौज मीन्स जो उसमें फ्रीडम फाइटर्स मतलब मुक्ति बाहिनी, तो उन्होंने 60-70 हज़ार मुक्ति बाहिनियों को स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि 1 लाख इंडिया से ट्रेंड करके आए थे, उनको उन्होंने उसमें अकोमोडेट कर दिया। वो ख़त्म हो गए। जब वो ख़त्म हुए तो उन्होंने कहा अच्छा इनके बच्चों को दे देते हैं। फिर इन्होंने ये कोटा जब प्रेशर पड़ा तो अपने पिछले दौर में इन्होंने इस कोटे को एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश कर दिया तो उसमें एक साहब चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इसको रेस्टोर कर दिया। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में गए, डिवीजन बेंच में गए, उन्होंने पहले तो स्टे नहीं दिया, बाद में स्टे दे दिया। अच्छा, कोटा फिर रेस्टोर हो गया और इनके कहने पर स्टे हो गया। फिर जब ये चाइना के दौरे पे थी, इसी दौरान में ये सारी सिचुएशन अराइज हो गई कि उनके दौर में उन्होंने इसको फिर बहाल कर दिया। जब बहाल हो गया तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत नज़र सानी पे गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3% कोटा, 6% कोटा तकरीबन रखा। उन्होंने कहा जो 93% जो वो लोग मेरिट पे आएंगे, बाकी 3%, 1% और 3% जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट और फौज का रख दिया। फौज जो रिटायर्ड थी वो पॉइंट्स में थी, 0.1 इस तरह का फिगर था, पॉइंट्स में थी जब रिटायर। फौज में नहीं, मतलब फ्रीडम फाइटर्स जिसको कहते हैं, जो अक्सर में तकरीबकार थे। तो लेकिन कोटा उनका 30% कर दिया। अच्छा, अब ये बीच में चेंज आया कि असल लोग जो अनएम्प्लॉयड थे वो दुनिया भर में जो तरक्के परीर मालिक में उनमें 20-25% प्रोफेशनल्स अपने से प्रोफेशन से नीचे की जॉब्स कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में इंजीनियर और डॉक्टर जो है वो कोई तकरीबन 25% अपने से अब पेशे से नीचे की जॉब कर रहा है। तो कोई एमए पास है तो वो भी नीचे की जॉब कर रहा है। तो इस तरह से मतलब होता है कि हायर एजुकेशन लेके लोग सॉरी आप, मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर, ये जो इशू बना है जिसमें बानी जो थे वो, पहले आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मुल्क बना ही गलत था तो बानियों ने आखिरकार भागना ही था। ये उस वक्त चाइना में थी जब वो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर ये गोलियां? नहीं, ये तो सर
अपने मुल्क में वापस आ चुकी हुई थी। अच्छा। वो तो ये चूंकि टेररिस्ट भर्ती हो गए थे पुलिस में, फौज में और खुद मुक्ति बाहिनी में, और जो अवामी लीग के अपना दफातर थे वो भी मुक्ति बाहिनी के ही जो आल औलाद है जो वेल ट्रेंड थी उन्होंने संभाले हुए थे। अब फायरिंग करने वाले को नहीं दिखाया जा रहा, मतलब जो आदमी फायरिंग कर रहा है वो तो नहीं, क्योंकि उस नौजवान की बड़ी एक देखे ना जोश था कि पहले गोली खाई, फिर खड़ा हुआ, फिर कहता मारो मुझे, फिर वो दोबारा उसको बुलेट लगी और वो गिर गया और मर गया। अच्छा, अब इसको मारने वाला मुक्ति बाहिनी की किसी औलाद में से था या अवामी लीग के किसी दफ्तर में से था। अभी जो उनका सोशल मीडिया इंडिया का, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये तो जनाब जमात इस्लामी या किसी इस्लामी किस्म के लोग आ गए थे, वो उन्होंने कि उनके पास तो बंदूकें नहीं, वो तो बेचारे खुद सजाएं भुगतते रहे, उनके तो 60 से 70 साल के लोगों को, हाँ 60 से 70 साल के लोगों को उन्हीं जजों ने फांसियां दी जो इनके एक फाशिस्ट निज़ाम में भर्ती होकर जज बने। बिल्कुल ठीक। देखिए, फाशिस्ट निज़ाम में भर्ती होकर जज बने, फाशिस्ट निज़ाम में भर्ती होकर जर्नैल बने, फाशिस्ट निज़ाम में भर्ती होकर वो आला ब्यूरोक्रेट्स बने। तो इन लोगों ने वहाँ पे किलिंग्स की, असल लोगों को पीछे डाल दिया और अपना ये लोग बरसरदार आ गए। बिल्कुल सही। अब एक सर जो हसीना वाजिद साहबा हैं उनके बेटे की स्टेटमेंट सामने आई है कि मेरी माँ अब दोबारा सियासत नहीं करेंगी, तो क्या कभी कोई हालात बेहतर होंगे तो तब भी वो अब बिल्कुल मुकम्मल फारिग हो चुकी हैं? और इस वक्त सूरत हाल सर, साथ ही सेकंड क्वेश्चन ये है, सूरत हाल ये है कि अवामी लीग के जो दफा, एक तो वो मुजस्मा वो तो वायरल है, वो तोड़ रहे हैं मुजीबुर रहमान का, वो ऊपर चढ़े हुए हैं और उसको मार रहे हैं, हाथ पाँव जो भी मुजस्मे के वो टूट गया सारा, उसके अवामी लीग के दफातर को भी तोड़ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो घर था उसको भी, उसके अंदर भी घुस गए हैं और कुछ हिस्से को आग लगा दिया और कुछ प्राइम मिनिस्टर के बेडों के ऊपर वो स्टूडेंट सोए हुए हैं। ये अब जो उसके बेटे ने स्टेटमेंट दिया है हसीना वाजिद के, वो उसको आप कैसे देखते हैं कि जी मेरी माँ अब दोबारा सियासत में वापस नहीं आएंगी? उसकी माँ अब अगर अपने मुल्क में वापस जाएगी तो वो कत्ल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इतना कत्ल किया है। देखें, वेस्टर्न मीडिया ने सबसे पहले, अपना मगरबी मीडिया ने, रॉयटर वगैरह ने इसको खबर, AP ने इस पर खबरें दी कि वहाँ पे तकरीबन कोई मोहतात अंदाजे के मुताबिक उन्होंने कहा जी 15 लोग 13 लोग जो है पहले दिन में, उस वक्त एक्चुअली दर्जन में हो चुके थे। हर शहर में उन्होंने 15-15, 20-20, क्योंकि हसीना वाजिद ने ये कहा था कि मेरी पार्टी बाहर आ जाए, मेरी पार्टी बाहर आ जाए। अच्छा, अब पार्टी बाहर आ गई, ये तुलबा नहीं है, ये नहीं मेरी बात कर लेना। उन्होंने जब अपनी पार्टी को बाहर निकाला तो उनके टेररिस्टों के साथ इनका क्लैश हो गया, उन्होंने इनको मारना शुरू किया। अब मरने वालों की तादाद जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि 1000 से 3000 तक है। उन लोगों के मरने वाले की जो ये फ्रीडम फाइटर अब के हैं, असल फ्रीडम फाइटर तो ये थे जिन्होंने हसीना की फाशिस्ट गवर्नमेंट से निजात दिलाई उनको। इनको आर्मी ने, जब इन्होंने आर्मी को कहा आप मैदान में आओ, तो आर्मी ने इंटरवीन करने से इनकार किया और उसने कहा कि जी हम न्यूट्रल हैं, हम इंतकाल इक़्तिदार में मदद देंगे। उस वक्त इनको समझ जाना चाहिए था कि इनका टेन्योर ख़त्म हो गया। बांग्लादेश के जो बानी थे, जो आपने शुरू में सवाल किया था, उन्होंने बांग्लादेश बनाया था मुक्ति बाहिनी के लिए। बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी फ्लरिश हुई, वहाँ पे दीगर तरक्की पजीर ममालिक की वजह से एक फ़र्क आ गया कि अमीर बहुत अमीर हो गया और गरीब बहुत गरीब हो गया। जो मिडिल क्लास थी वो क्रश हो गई। वहाँ पे जो पैसा था वो कुछ हाथों में हो गया। ब्रिज तो बहुत था, बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उसी तेज़ी से बढ़ी। और 30% कहते हैं कि जी वहाँ का जो बांग्लादेशी आला तालीम याफ्ता थे वो लेसर उस पे थे, 30 to 50%, क्योंकि सर्वे उन्होंने इस तरह से को किया नहीं था। तो जिस मुल्क में आधे से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हों या लेस लो पेड एम्प्लॉय कर रहे हों, तो वहाँ इस तरह का इनकलाब आना होता है। तो बांग्लादेश के जो बानी थे उन्होंने इसकी उन्हीं बुनियादों को तोड़ दिया। बुनियादें तो उन्होंने ये ली कि हमने समाजी इंसाफ देना है, वेस्ट पाकिस्तान दे नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जी हमने ब्यूरोक्रेटिक जस्टिस कायम करना है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कर नहीं रही। ये उनके एक फेक किस्म के दलाइल थे ना। अच्छा, फिर उन्होंने कहा वसाइल की तकसीम मुनसिफाना नहीं है, गैर मुनसिफाना है, तो जो जहाँ जितने पैसे पैदा कर रहा है सारे पैसे उसके होंगे। ये इस तरह के उनके 6 नुकात थे ना। अब 6 नुकात की वॉलेशन उन्होंने खुद ईस्ट पाकिस्तान में कर दी, जो इनको बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश बनाने के बाद जो वो पाकिस्तान के साथ 5-6 शराइत चाह रहे थे वही उन्होंने पूरी नहीं की। वही उन्होंने अपने अवाम के साथ नहीं की कि उन्होंने पैसे को, जिसको कहते हैं ना कि कुछ हाथों में उसका इत्तिकाज़ किया। इसी तरह उन्होंने समाजी इंसाफ कायम नहीं किया। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर उन्होंने मुक्ति बाहिनी और इंडियन ट्रेंड पर्सनैलिटीज़ के हाथों में दे दिया। और जो एक सिविल ब्यूरोक्रेसी थी उसमें उन्होंने इवन आर्मी टाइप लोग बिठा दिए मुक्ति बाहिनी के या इन लोगों के जो थे, या इवन अकलियतों को। अब जैसे वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ कि अकलियतों को कुछ ना हो,
अगले को क्या होगा जब आधी से ज़्यादा जो उनकी अहम इलाकों की पुलिस फोर्स है वो उसकी जो कमांड है अकलियतों के हाथ में, तो उनको तो कुछ भी नहीं होगा। असल में तो अकलियतों ने मारा है वहाँ पे, अकलियतें वहाँ की सिविल और एस्टेब्लिशमेंट में घुस गई। अच्छा, फौज ने जो है ना एक्चुअली हसीना वाजिद को बचाया है। उन्होंने कहा 45 मिनट और 48 मिनट में वो निकल गई, उन्होंने 3 मिनट एक्स्ट्रा लिए निकलने में। अच्छा सर, अब जो रीजन है वो जैसे साथ जो ममालिक लगते हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि श्रीलंका है, कुछ और ममालिक के साथ नेपाल है और एक दो, तो ये इस इंसिडेंट का रीजन के ऊपर क्या असर होगा? देखिए, बड़े खुशगवार असरात मुरतब होंगे, क्योंकि इंडियन हिसार जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से डिसमेंटल हो गया इनके जाते ही, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ इंडियन नवाज पॉलिसियाँ थीं। थोड़ा सा ये चाइना की तरफ टिल्ट था, लेकिन चूंकि चाइना उस तरह से लोन या फ्री एड वगैरह इनको नहीं दे रहा था, फिर इंडिया जब देखता था ना तो इनको काबू करने के लिए दे देता था। वाटर का क्राइसिस था इनके साथ। अच्छा, अब नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, उनको जब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस आएगी ना, असल इंडिपेंडेंस तो अब आई है ना 20 साल की आमरीत के बाद, सिविल आमरीत के बाद, जिसमें इन्होंने पिछले इलेक्शंस में मिलियंस लोगों पे पर्चे दिए थे, मिलियंस पे, कि ये जैसे मैं गया हूँ कि मैंने कहा साथ ही मेरे और भी दर्ज कर लिया, खुल के एक्सपोज हो गई कि ये इंडियन जो है वो प्रॉक्सी और जो इंडियन मेंटालिटी है या जो इंडियन तरीका वारदात है ये उसी का हिस्सा थी। हाँ, तो इंडियन, क्योंकि भाग के फिर इंडिया ही गई ना, इंडिया नहीं, अब इंडिया में रहेंगी तो जो आपने भी एक जुमला बोला है वो यही है कि इंडिया गई तो जो नई गवर्नमेंट आने वाली है वो इस कदर मुखालिफ होगी इनकी, अपना इवन हसीना वाजिद के अलावा इंडियंस की भी, क्योंकि उनको नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता रहा है। बिल्कुल सही है। उनको नहीं पता कि जो कोटा आर्मी का उसमें सिविलियंस का रखा गया सिविल सर्विस में, वो किसके लिए रखा गया। उनको नहीं पता कि जो 10% को नवाजने के लिए रखा गया। उनको नहीं पता कि जो 10% शेड्यूल कास्ट का और माइनॉरिटी का 10% कोटा वो किसको जा रहा है। 20% तो मतलब मेरिट का 50%, जो 44% मेरिट पे थे उसका तकरीबन 45-40% तो यही अकलियतें ले गई, जो जिनकी अब भी सेफ्टी की बात इंडिया में हो रही है। हम भी सेफ्टी चाहते हैं, हमारे यहाँ भी अकलियतें महफूज हैं, हम भी सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे थे। अब अगर नई गवर्नमेंट के साथ इंडिया ने रिलेशंस बनाने हैं तो उनको बड़े तरीके से हसीना वाजिद साहिबा को कहना होगा कि बहन मेरी तशरीफ ले जाएं। क्या किसी मुल्क में नौजवान इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो हुकूमत का तख्ता उलट दें? इन नौजवानों ने तो यूं भगा दी हर चीज। देखिए, नौजवानों ने भगाया ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कहा भाई जाओ तो चली गई। नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। नौजवानों ने, जिसको कहते हैं ना कि अपना एक अंदर का जो खौफ था, देखें रियासती जबर ने जब से वो बसेदार आई हैं आज से 15 साल पहले, तो उस वक्त से रियासती जबर था वहाँ पे। जबर को उन्होंने कन्वर्ट किया पुलिस में। पुलिस ने लाखों FIR दी, जो भी जाता था FIR। उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया था उन्होंने। अच्छा, इंटरनेट बंद करना, सर्विसेज सारी बंद हो गई थी, लोग वहाँ आ नहीं रहे थे दफातर में। तो उनका मेन मकसद ये था कि अब हमने हमला करना है, मतलब स्टेट हमला करना चाह रही थी अपनी पब्लिक पे पूरी फोर्स के साथ, ताकि कहीं नज़र भी ना आए, जैसे इंडिया में होता है ना कि इंटरनेट शट डाउन किया, उसके बाद पुलिस फोर्स को चढ़ जाओ, जैसे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वो एक्सेस सोशल मीडिया बंद हो गया, लोगों को पता ही नहीं, जो मर्जी किया कर लिया। फिर तो मतलब खुल के खेलो ना। तो उन्होंने ये बंद कर दिया था। अच्छा, नौजवानों को ये पता लग गया था कि अगर ये आखिरी चांस हमारे पास है और ये आखिरी चांस हसीना वाजिद साहिबा के पास है, अब इसके बाद या तो हम नहीं है या वो नहीं, ये नौजवानों ने अज्यूम कर लिया था। और उन्होंने चट्टागांव और इन इलाकों से जहाँ जहाँ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने कहा था कि हम ढाका का घेराव करेंगे। और आप यकीन करें, जो मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी ऐड किया था कि वो सही मानों में हमारे यहाँ तो मिलियन मार्च एम ही होता है ना, तो वहाँ से सही मानों में मिलियन मार्च हुआ। और जिसको कहते हैं कि वो थे सारे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नहीं, असल में वो मल्टीपल हो गया। असल में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोटा माइनॉरिटी का भी हम कम कर देते हैं, फौज का, ये जो सिविल सर्विस में 30% ये भी कम कर देते हैं, और अपना सारे कोटे उन्होंने करके तो सारा 94% पे ले आए, 93% पे। 3% फौज का, 3% अकलियतों का और 1% खवातीन का, वो सॉरी 3% खवातीन का और 1% स्पेशल लोगों का। तो फिर मतलब अकलियतें और शेड्यूल कास्ट भी शामिल हो गए। देखना, जब उन्होंने देखा कि हमारा कोटा भी मर रहा है, उनके कोटे पे भी तो जरूरत पड़ गई ना, तो वो भी बीच में शामिल हो गए। तो ये इसमें मज़ीद ताकत और मल्टीप्लाई हो गया जो इश्यूज थे। अब
यूथ बेकार होगी अगर वो यूनाइटेड नहीं है, और वो जैसे है ना कि सो रही हो, तो वो सो ना रही हो, नेट पे कहीं खो ना रही हो, तो वो किसी भी मुल्क में इनकलाब ला सकती है। क्योंकि बांग्लादेश भी यंगस्टर्स की जनरेशन पर मुश्तमिल मुल्क है, इंडिया जो है वो भी यंगस्टर्स पे, हमारी अपनी जो यूथ की आबादी है वो 45% प्लस में है, तो हमारे यहाँ भी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में भी आप देखें कि जो बुज़ुर्ग लोग थे, जिसको कहते हैं ना कि रिटायर्ड पर्सन और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों के करता धरता, तो वो सारे सोसाइटियों में बैठे व्हाट्सएप पे अपनी चंग छोड़ रहे हैं कोई मुसलमानों के खिलाफ। अभी मैं देख रहा था, अभी मेरे मोबाइल पे भी आया है, मुझे वो एक ग्रुप है हमारा जर्नलिस्टों का, उसमें भी कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है, और एक वो जो तुलबा यूनियन के जो उनके रहनुमा हैं, वो 3 लड़के एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि जी वो नोबल इनाम याफ्ता यूनुस साहब जो हैं उनको फलां ओहदा दे दिया जाए और 24 घंटे के अंदर पूरी गवर्नमेंट बनाई जाए। तो वहाँ की जो फौज है या एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सारी चीज़ें इसी तरह करेगी जिस तरह नौजवान कह रहे हैं। देखिए वहाँ अब ये समझ नहीं आ रही कि फ़ौज ने होशियारी से हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ मुजाहिरों को पनपने दिया है या वो वाकई मुखलिस है यूथ से। बज़ाहिर सवालिया निशान, हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, अभी बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि शायद जो वहाँ की फ़ौज है वो अगर मुखलिस नहीं होगी, तो चूँकि बांग्लादेशी यूथ जो है वो हमेशा से, आपको पता है 1906 में जब बंगाल डिवाइड हुआ तो उड़ खड़े हुए, तो अभी अगर फ़ौज ने वहाँ पे कुछ किया तो कोई पता नहीं कि फ़ौज के अंदर भी इन्फिल्ट्रेशन तो यूथ की है बहुत ज़्यादा। यंगस्टर तो सारी फ़ौज है, जैसे शेख मुजीब पे चढ़ाई की थी उसे जनरल वकार पे चढ़ाई कर देंगे, भाई तुमको किस खेत की मूली हो। तो ये चीज़ वहाँ पे हो सकती है कि अगर फ़ौज ने यूथ की बात ना मानी, क्योंकि उन्होंने डिक्टेशन दी आर्मी को, ये नहीं कहा कि इनको प्लीज शामिल कर लें, उन्होंने कहा इनको करो इनको करो, रिक्वेस्ट नहीं की हाँ, गई। कोई ये नहीं है कि ये कहा गया है कि ये करें, ये नहीं है कि उन्होंने कोई भीख मांगी हो, कोई हाँ कोई उन्होंने कहा हो कि भाई इसको ये हो। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि उसमें इस तरह के लोग हों। इवन पॉलिटिशियंस पे भी जब इन्होंने बातचीत की, अभी बातचीत तो अंदर खाने चल रही है मोस्टली ग्रुपों से, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। अच्छा, इस गवर्नमेंट ने 2-3 स्टेप बड़े सही लिए हैं जो मुझे लगता है कि फ़ौज सही सिमत में जा रही है। एक तो उन्होंने खालदा ज़िया को रिहा कर दिया है। अच्छा, खालदा ज़िया उनकी 2 बार की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके जो शोहर है वो भी हुक्मरान रहे, और उन्होंने जनरल इशाह जैसी आमरीत के ख़िलाफ़ 1981 में इलेक्शन जीता, तो मतलब वो वहाँ की पॉपुलर फिगर थी। लेकिन इन्होंने बदकिस्मती से उन पे मुकदमे टेररिज्म के बनाए, दहशतगर्दी के बनाए, हाँ बम धमाकों के, और पता नहीं क्या क्या, और कातलाना हमला इनके ऊपर, सेम मोदी का स्टाइल, जैसे नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं जी उनको, उन पे जो जहाँ से ही उठे ना गुजरात में, इन पे मुसलमानों ने हमला करने की कोशिश की, पता नहीं 15, 16, 18 बम जो है बरामद करा दिए इन्होंने, ऐसे पटाखे टाइप ना, और वो साथ ही मुसलमानों को धर के तो सराहें दे दी। तो इसी तरह के उन पे कि इनके बेटे को मुलविस कर दिया, जो भी खड़ा होता था उस पर भी मुकदमा बन जाता था। तो जैसे FIR में पुलिस नहीं करती बात, और 25 कसना मालूम, तो वो जो भी उनकी मदद के लिए जाते हैं वही कसना मालूम में शामिल हो जाता है। इस तरह से वहाँ पे जो ये हुआ ना, तो अब डिक्टेशन वहाँ पे आ रही है। मुझे लग रहा है कि आर्मी को मुखलिस होना पड़ेगा, यूथ के साथ, हाँ, के साथ होना पड़ेगा, वरना यूथ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और तोड़ी तो उन्होंने इसलिए कि वजह कोई नहीं थी उसके कायम रहने की, वो तो उसी को तोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट तो वैसे ही इरेलेवेंट हो गई थी। क्योंकि इनके कितने अरकान असेंबली थे, 300 अरकान की पार्लियामेंट में 288 इनके जीते हुए थे, हसीना वाजिद के, हाँ 288। जो खालदा ज़िया थी उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था, तो इलेक्शन ही इरेलेवेंट थे। सारी दुनिया कह रही थी कि इलेक्शन को तोड़ के, नई पार्लियामेंट को तोड़ के नए इलेक्शन कराए जाएं, तो ये इलेक्शन ही एक लिहाज से रिग्ड और बेबुनियाद और गलत बुनियादों पे खड़े हुए थे, तो इन असेंबलियों ने टूटना था। अब यूथ को आप देखें कि जैसे मुझे तो सीन उसके लगता है कि पहले भी कहीं देखे हुए कि जैसे वहाँ से कोई मोर लेके जा रहा है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस से, कोई खाना खा रहा है उनके किचन में बैठा हुआ, ऐसा ही है। कोई कुछ दरवाजा ले गया, कोई कुछ सिगरेट पी रहा था एक चेयर पे बैठ के, हाँ कोई कुछ ले रहा। अच्छा, वहाँ खाना बन रहा था। जब ये कू आया ना, असल में जब सारे जुलूस इकट्ठे होके इतला गई कि ये सारे बांग्लादेश की जो राज दहानी है यानी ढाका, उसके ऐवान वज़ीर आज़म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वज़ीर आज़म तो भाग भूग गई थी।
अब वहाँ पे खाना बन कहीं चूल्हे पे चढ़ा होगा ना, हाँ कि लंच वंच का इंतजाम तो हो इन्होंने रहा वो खाना खाया तो मजे से 3 बजे है। पे। खालदा ज़िया के लिए भी गुड लक हो गई। हाँ तो नहीं, ये अच्छा एक तो कि मुकदमे ख़त्म हो गए, अच्छा स्टेप है। उसके बाद उन्होंने डायलॉग के स्टूडेंट से, अच्छा स्टेप है। उसके बाद आर्मी ये कह रही है कि हम मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, जो कुछ भी हो रहा है ये सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन डिमांडिंग थी यूथ की, तो इसलिए अभी तक मार्शल लॉ ना लगने की वजह से आर्मी के पास कोई पावर ऐसी है नहीं कि वो खुद कुछ कर सकें। तो जो कुछ भी उनको करना होगा वो गवर्नमेंट फ्रेम करके एक केयर टेकर निज़ाम ला के उसके तहत ही करना होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जहां इतना कुछ हुआ है वहां बांग्लादेश की जो नई रूलिंग एलीट आने वाली है वो, अच्छा उन्होंने जमात इस्लामी पर से पाबंदी भी हटा दी है, जो उन्होंने आखिरी दिनों में ये कह के लगा दी थी कि ये मुजाहरे कर रहे हैं, और ये मुजाहरों के पीछे हैं। अच्छा उसमें अगर आप देखें तो जो जनरेशन है वो या तो अनएम्प्लॉयड लगती है, या वो उसमें उलमा हजरात तो हैं ही नहीं, इनकी क़यादत तो एक होता ना कि जब अपना एक इस मकाम पे आ जाते हैं कि मूवमेंट जो है वो खुद ही, जिसको कहते हैं ना सेल्फ प्रोपेल्ड हो जाती है, कि खुद ही वो चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे इस तरह से ये मूवमेंट थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पाकिस्तान के साथ फ्यूचर में हालात मुझे लग रहा है कि बेहतर होंगे, क्योंकि हसीना वाजिद साहिबा इंडियन टिल्टेड थी, उनका वहाँ पे झुकाव था, तो वो पाकिस्तान के साथ वैसे ही नहीं थे। अच्छा शेख मुजीब को गिराने का मतलब ये है कि उन्होंने इस चीज़ को ओन कर लिया कि शेख मुजीब ने बांग्लादेश की जो बुनियादें थीं वो गलत इश्यूज़ पे रखी। तो इससे भी हमें लग रहा है, अच्छा फिर उनको ये चाहिए कि एक हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना कि वो एक कमीशन बनाएं और उनकी जुडिशरी का एक निज़ाम का जायज़ा लें, और ये जायज़ा लें कि अदालतों ने जो पिछले दिनों में फ़ैसले किए फांसियों के, उन पे नज़रसानी करें। और इवन मुझे तो लगता है कि अब अगली गवर्नमेंट खालदा ज़िया की होगी, जो पॉलिटिकल फिगर्स आएंगी शायद उनसे भी कोई राब्ते हुए होंगे। रिहाई ऐसे तो नहीं होंगे ना एकदम उन्होंने दरवाजे खोल के बाहर फेंक दिया, कोई डायलॉग भी होंगे ना कि उन्होंने भी कोई नाम शाम देने होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल मतलब माइनस शेख मुजीब और उनकी फैमिली, उनकी मुक्ति बाइनी माइनस करके, तो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट फ्रेम होने वाली है जो उसको एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी।